नमस्कार साथियों, ये क्लास 11th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है और चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। तो साथियों, जो लोग इन वीडियोस को देखते हैं उन्हें पता होगा कि 9th क्लास की हिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन तक पढ़ लिया है और क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता भी साथ साथ चल रहा है। तो साथियों, ये जो है क्लास 11th की हिस्ट्री की शुरुआत है, तो ये पहली वीडियो है। तो फर्स्ट चैप्टर है शहरी लेखन कला और शहरी जीवन, यानी इसमें हमें मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की इम्पोर्टेंस या रेलिवेंसी आज के दौर में क्या है। तो उसी के चलते हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला जो पार्ट है हमारा इस वीडियो में वो है सामान्य परिचय, यानी हमें मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में कुछ जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उस पार्ट के ऊपर चर्चा करनी है। तो अगर देखा जाए, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। मेसोपोटामिया एक विस्तृत और व्यापक सभ्यता थी और जिस तरीके से भारत में हड़प्पा सभ्यता अपने विकसित रूप में थी, उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता की ही समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमें शहरी जीवन की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। नगर नियोजन देखने को मिलता है, एक उच्चतम स्तर की जल निकासी प्रणाली देखने को मिलती है। बहुत सारी ऐसी पुरावस्तुएं हैं जो हड़प्पा सभ्यता में एक मानक का प्रयोग करके बनाई जाती थी, यानी उनमें समरूपता देखने को मिलती है। तो उसी तरीके से हम लोग हड़प्पा सभ्यता माफ़ कीजिएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता को भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है उसका शहरी जीवन और उसकी लेखन कला। अब सबसे पहले इस शब्द का अर्थ हम जानते हैं। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया जो शब्द है ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलके बना है और वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? एक है मेसोस और दूसरा है पोटेमस। ठीक है, तो यूनानी भाषा के 2 शब्द हैं मेसोस और पोटेमस। इन दोनों शब्दों से मिलके मेसोपोटामिया शब्द बना है। अब इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है उसको देखते हैं। तो मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटेमस का अर्थ होता है नदी। ठीक है, अगर इन दोनों शब्दों को मिला दिया जाए और इनके अर्थों को मिला दिया जाए तो हमारे सामने मेसोपोटामिया का अर्थ निकल के आ जाएगा। तो मेसोपोटामिया शब्द दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है, यानी इस सभ्यता में 2 नदियां थी, एक दजला नदी और दूसरी फरात नदी। इन दोनों नदियों के इर्द गिर्द ही मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई थी। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ हुआ 2 नदियों के बीच का इलाका। तो कौन सी 2 नदियां हैं? वो 2 नदियां हैं दजला और फरात, यानी दजला और फरात नदियों के बीच का जो इलाका था उसे मेसोपोटामिया कहा जाता था। तो ये हमारे सामने मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ निकल के आ गया। इसके अलावा अगर देखें वर्तमान दौर में, जिस तरीके से हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा था कि भाई हड़प्पा सभ्यता के स्थल वर्तमान में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैले हुए हैं, उसी तरीके से मेसोपोटामिया सभ्यता की अगर बात करें तो वर्तमान में ये इराक गणराज्य में स्थित है। तो दजला और फरात नदियों के बीच का यह इलाका या इन दोनों नदियों के बीच का यह उपजाऊ इलाका आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। तो एट प्रेजेंट वर्तमान समय में अगर हम देखें तो इस सभ्यता के अवशेष किस जगह से मिले? वो इराक गणराज्य से मिले थे। अब इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खासियतें हैं जो इस सभ्यता को दूसरी अन्य सभ्यताओं से अलग भी करती है। वो विशेषताएं क्या क्या हैं? अगर उन विशेषताओं को हम देखें तो यह सभ्यता अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह सभ्यता अपने शहरी जीवन के लिए प्रसिद्ध है। यह सभ्यता अपने विशाल एवं समृद्ध साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। यह सभ्यता अपने गणित और खगोल विद्या के क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती है। तो कुल मिला के अगर देखें तो संपन्नता, यानी हर रूप में ये सभ्यता अपने आप में संपन्न सभ्यता के तौर पे जानी जाती है, इसलिए ये सभ्यता महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़, क्योंकि इस सभ्यता में ही लेखन कला का विकास हुआ था, इसलिए बड़े पैमाने पे साहित्य लिखा गया। ठीक है, तो अपने समृद्ध साहित्य के लिए भी मेसोपोटामियाई सभ्यता काफ़ी ज़्यादा उल्लेखनीय है। साथ साथ इस दौर में शहरों का उद्भव होता है। इस सभ्यता के कालक्रम के समय बड़े बड़े शहरों का उद्भव होता है और हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि 3 प्रकार के शहर
उस समय देखे गए थे। एक वे शहर थे जो मंदिरों के इर्द गिर्द विकसित हुए, एक वो शहर थे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और एक वो शहर थे जो शाही राजधानियों या शाही शहरों के रूप में विकसित हुए। तो शहरीकरण की प्रक्रिया इस दौर में देखी गई। छोटी छोटी बस्तियां, बड़े बड़े छोटी छोटी बस्तियां कस्बों में रूपांतरित होना शुरू होती हैं, और फिर वो कस्बे बड़े बड़े नगरों का या शहरों का रूप ले लेते हैं, और शहर और नगर एक दूसरे के ऊपर निर्भर हुआ करते थे। तो यही कारण था कि शहरीकरण की जो व्यवस्था है वो इस सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय व्यवस्थाओं में से एक है। इसके अलावा गणित और खगोल विद्या के क्षेत्र में इस सभ्यता का अहम योगदान है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो इस मेसोपोटामिया सभ्यता को दूसरी विशेषताओं से अलग करती हैं। इस प्रदेश के शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अकद कहा जाता था। अगर हम मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करें तो इसका जो दक्षिणी हिस्सा था, दक्षिणी भाग था, उसे सुमेर और अकद के नाम से जाना जाता था। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद 2000 ईस्वी पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। तो साथियों, पहले सुमेर और अकद के नाम से मेसोपोटामिया सभ्यता के दक्षिणी भाग को जाना जाता था, लेकिन 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास इस इलाके में एक बड़ा शहर बनता है बेबीलोन, और इसी के चलते इस पूरे क्षेत्र का नाम बदल के कर दिया गया बेबीलोनिया। तो अब जो दक्षिणी हिस्सा था मेसोपोटामिया सभ्यता का, वो बेबीलोनिया के नाम से जाना जाने लगा। अगर हम उत्तरी भाग की बात करें, जो ऊपरी इलाका था, तो उत्तरी भाग की अगर बात करें तो लगभग 1100 ईस्वी पूर्व में असीरियाई लोग वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो असीरियाई लोगों के कब्जा करने के बाद इस मेसोपोटामिया सभ्यता के उत्तरी भाग को असीरिया कहा जाने लगा। तो साथियों, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से रिलेटेड। कि पहली चीज़, इस शब्द का अर्थ देखें तो ये शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है, मेसोस और पोटेमस। और मेसोस का मतलब होता है मध्य, और पोटेमस का मतलब होता है नदी। तो दो नदियों के बीच का इलाका। अब दो नदियों के बीच कौन सी दो नदियाँ? तो दजला और फरात की बात कर रहे हैं कि इन दोनों नदियों के बीच में जो इलाका था उसे मेसोपोटामिया कहा जाता था। अब इस सभ्यता की विशेषताएं क्या थी? तो ये सभ्यता अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध थी, ये सभ्यता अपने शहरीकरण के लिए, अपने शहरी जीवन के लिए प्रसिद्ध थी, ये सभ्यता अपनी लेखन कला के लिए प्रसिद्ध थी, क्योंकि लेखन की शुरुआत इसी समय से होती है। ये सभ्यता अपने गणित और खगोल विद्या में योगदान के लिए प्रसिद्ध थी। तो ये कुछ विशेषताएं थी। इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग को देखें तो उत्तरी भाग पर 1100 ईस्वी पूर्व में असीरियाई लोगों ने कब्जा कर लिया, इसलिए उत्तरी हिस्से को असीरिया कहा जाने लगा। दक्षिणी भाग को पहले सुमेर और अकद के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में जब बेबीलोन एक बड़ा शहर बन गया तो इस हिस्से को बेबीलोनिया के नाम से जाना जाने लगा। तो ये सामान्य परिचय था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैप को देखते हैं। ठीक है, मैप को अगर देखें तो ये वेस्ट एशिया का, पश्चिमी एशिया का मैप है। ये पश्चिमी एशिया का मैप है, और इस मैप के अंदर हमें थोड़ी सी कुछ बातें हैं जिनको पॉइंट आउट करना है। सबसे पहली चीज़, अभी अभी हमने पढ़ा कि दो नदियाँ कौन कौन सी, एक तो दजला और एक फरात। उनको अगर मैप में ढूंढें तो साथियों ये है दजला और ये है फरात। ठीक है, तो ये ऐसे करके बह रही हैं, पहाड़ों से निकलती हैं और फिर दक्षिणी मेसोपोटामिया में होती हुई ये आगे छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती हैं। तो ऊपर वाली नदी है दजला और जो नीचे है वो है फरात। ये दो नदियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो इन नदियों के जो बीच का इलाका है, यानी ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये पूरा इलाका जो है एट प्रेजेंट क्या है, ये पूरा इलाका आज के समय में इराक गणराज्य का हिस्सा है। अब इसी के राइट में अगर देखें तो ये ईरान है। ईरान में इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि जब हम व्यापार के बारे में बात करेंगे, जब हम वस्तुओं के आदान प्रदान के बारे में बात करेंगे, जब हम वस्तुओं के आयात निर्यात के बारे में बात करेंगे, तो ईरान के साथ एक संबंध देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसी सभ्यता के अगर बाईं तरफ देखें, लेफ्ट साइड में देखें, तो ये तुर्की है। ठीक है, ये सीरिया है, ये लेबनान है। इन क्षेत्रों के साथ भी मेसोपोटामियाई सभ्यता के व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। एक तरफ ईरान के साथ थे, दूसरी तरफ सीरिया, लेबनान और तुर्की के साथ थे। यानी जो खाड़ी पार के जो देश हैं, उन देशों के साथ में मेसोपोटामिया सभ्यता के व्यापारिक संबंध देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जिन्होंने क्लास 12th की वीडियो देखी है उन्होंने ये भी देखा होगा कि भाई मेलुआ के साथ भी मेसोपोटामिया क्या
वस्तुओं का आदान प्रदान या लेन देन होता रहता था। और मेलुआ मतलब हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के आसपास है, तो मेसोपोटामिया के हड़प्पा सभ्यता के साथ भी व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी है जिसको हमें देखना था। मुख्यतः हमें इस इलाके की बात करनी है। इस पूरी की पूरी वीडियो में हम इसी इलाके को पढ़ेंगे, लेकिन इस ईरान के इलाके को पढ़ते माफ़ कीजिएगा, इराक के इलाके को पढ़ते हुए साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ईरान के साथ रिलेशन कैसे थे, किस तरीके से थे, ठीक है, किन तथ्यों को लेके, किन वस्तुओं को लेके इनके बीच में आदान प्रदान होता था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध किस प्रकार से थे, सीरिया, लेबनान और तुर्की के साथ में कैसे इनके जो व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान या लेन देन होता था। तो साथियों, ये दो नदियों के बीच का इलाका मेसोपोटामिया सभ्यता कहलाता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने पढ़ा बेबीलोन के बारे में। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं बेबीलोन के बारे में, वो भी यहाँ पे है, ये बेबीलोन है। तो बेबीलोन की अगर बात करें तो ये अब मेसोपोटामिया को देख लेते हैं। ये वाला हो गया उत्तरी इलाका मेसोपोटामिया का, ये हो गया दक्षिणी इलाका, ये पूर्वी इलाका हो गया, ये पश्चिमी इलाका हो गया। इस तरीके से बांटते हैं हम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये जो दक्षिणी इलाका है, इसी इलाके के अंदर हम सबसे पहले शहरीकरण के अवशेष देखते हैं। यानी शहरों का जो नगरों का उद्भव होता है वो इस दक्षिणी इलाके में ही होता है, ठीक है। और इस दक्षिणी इलाके को पहले सुमेर और अकद के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में जब बेबीलोन एक बड़ा शहर बन गया तो ये इलाका बेबीलोनिया के नाम से जाना गया। इसके साथ साथ उरुक और मारी, ये 3 बड़े शहर हैं जिनके बारे में आने वाले समय में हम पढ़ेंगे। अलग अलग शहरों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, इस मैप में अभी के लिए इतना ही। बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो इस मैप को हम दोबारा उठा लेंगे। अब चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो अभी अभी हमने देखा सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय के बाद हम बात करते हैं भाषाओं की, कि भाई मेसोपोटामियाई सभ्यता में कौन कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भाषाओं के बारे में पूछा गया है, ठीक है। टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम में कई बार मेसोपोटामिया से एक क्वेश्चन आया है कि मेसोपोटामिया में सबसे पहली ज्ञात भाषा कौन सी थी। उसके बाद ये पूछा गया कि भाई इस समय के आसपास मेसोपोटामिया में किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसलिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पे डाला है। तो सबसे पहली चीज़, इस प्रदेश की, कौन से प्रदेश की, मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं, इस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। तो पहली ज्ञात भाषा यानी पहली भाषा जिसका इस्तेमाल मेसोपोटामियाई सभ्यता के लोग करते थे वो सुमेरियन भाषा हुआ करती थी, और इसको सुमेरी भी कहा जाता था। इसके साथ साथ अब कुछ समय बाद सुमेरियन का स्थान एक दूसरी भाषा ले लेती है, ठीक है। तो वो समय क्या था, लगभग 2400 ईस्वी पूर्व। तो 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास जब अकदी लोग या अकदी भाषा बोलने वाले लोग यहाँ आ गए, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता में आके बस गए, तब सुमेरी की जगह, सुमेरी क्या है, भाषा है, पहली ज्ञात भाषा है मेसोपोटामिया की, तो सुमेरी की जगह अकदी भाषा ने ले ली। यानी पहली ज्ञात भाषा सुमेरी भाषा या सुमेरियन भाषा है, लेकिन 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास क्या होता है कि अकदी लोग आके मेसोपोटामियाई सभ्यता के क्षेत्रों में बस जाते हैं और उनकी भाषा अकदी हुआ करती थी। तो इसके चलते सुमेरियन भाषा की जगह अब अकदी भाषा बोली जाने लगी। तो ये हो गई दूसरी ज्ञात भाषा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1400 ईस्वी पूर्व में अरामाइक भाषा का प्रवेश भी होने लगा। तो 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास आके अरामाइक भाषा बोलने वाले लोग भी मेसोपोटामियाई क्षेत्रों में आके बसने लगे, और धीरे धीरे क्या हुआ, अरामाइक ने रिप्लेस कर दिया अकदी को, ठीक है। तो अरामाइक जो है वो बोली जाने लगी। तो ये अरामाइक जो है वो 1100 ईस्वी के आसपास व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। तो साथियों, भाषाओं की अगर बात करें तो मुख्यतः 3 भाषाओं की चर्चा अभी हमने की है। सबसे पहली ज्ञात भाषा मेसोपोटामियाई सभ्यता की सुमेरियन या सुमेरी थी। 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास जब अकदी लोग आके यहाँ रहना शुरू कर दिए तो उसके चलते अकदी भाषा बोली जाने लगी और सुमेरियन का प्रभाव कम होना शुरू हो गया। 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास क्या हुआ, अरामाइक लोग आके यहाँ रहने लगे इस क्षेत्र में, और वो अरामाइक भाषा बोलते थे। तो जिसके चलते 1100 ईस्वी पूर्व तक आते आते अरामाइक भाषा भी बड़े पैमाने पे बोली जाने लगी। तो सुमेरियन, अकदी और अरामाइक, ये 3 भाषाएं थी साथियों,
और इन तीनों का सीक्वेंस हमें ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि पहले सुमेरियन बोली जाती थी, फिर अगदी बोली जाने लगी और उसके बाद में अरामाइक बोली जाने लगी। तो ये भाषाओं के बारे में और डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत एग्जाम्स में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। अब बात करते हैं उन सोर्सेज की जिन सोर्सेज से हमें मेसोपोटामियाई सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो उन स्रोतों को अगर देखें तो वो कौन कौन से स्रोत हैं, वो हमारे सामने कुछ इस तरीके से हैं। तो होता क्या है कि जो पुरातत्वविद हैं वो मेसोपोटामियाई सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पे उत्खनन या खुदाई का काम शुरू करते हैं। ठीक है, और ये काम जो है लगभग 1840 के दशक में शुरू होता है। अब इसके चलते मेसोपोटामियाई सभ्यता के जो दो बड़े शहर थे, उरुक और मारी, उन शहरों में उत्खनन किया गया और ये उत्खनन व्यापक स्तर पे किया गया था। ठीक है, अब इस उत्खनन से बहुत सारी चीज़ें मिली, बहुत सारी पुरावस्तुएं मिली जिन्होंने मेसोपोटामियाई सभ्यता के बारे में जानकारी देने में अहम भूमिका निभाई। तो वही चीज़ देखते हैं। उरुक और मारी शहर की खुदाई से मिलने वाली मूर्तियाँ, ये मूर्तियाँ लिखा है, मूर्तियाँ इसको करना पड़ेगा, मूर्तियाँ, आभूषण, कब्र, औजार, मुद्राओं और भवनों के अवशेषों से इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो साथियों, जब उरुक और मारी क्षेत्र का उत्खनन किया गया पुरातत्वविदों के द्वारा बड़े पैमाने पे, तो उस खुदाई में, उस उत्खनन में बहुत सारी चीज़ें मिली। क्या क्या मिला? मूर्तियाँ मिली, ठीक है, कब्रों के अवशेष मिले, औजारों के अवशेष मिले, आभूषणों के अवशेष मिले, इसके साथ साथ मुद्राओं के अवशेष मिले और भवनों के अवशेष मिले। तो इन सारे साक्ष्यों के आधार पे पुरातत्वविदों ने मेसोपोटामियाई सभ्यता के इतिहास से संबंधित जानकारी जुटानी शुरू कर दी। ठीक, और देखते हैं, ये तो हो गए पुरातत्विक स्रोत, ठीक है, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं? तो साथियों, हम 6th क्लास में इस चीज़ को पढ़ लेते हैं कि वो सोर्सेज जिनको, जो लिखित रूप में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, जो अनरिटन सोर्सेज होते हैं, उनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातत्विक स्रोत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक दूसरे तरीके के सोर्स होते हैं जिनको हम लिटरेरी या लिखित स्रोत के नाम से जानते हैं। तो लिखित स्रोत, जाहिर सी बात है, वो लिखित रूप में मिलेंगे, वो किसी पुस्तक या किसी दस्तावेज के रूप में मिल सकते हैं, किसी पत्र के रूप में मिल सकते हैं, किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड के रूप में मिल सकते हैं, किसी ग्रंथ के रूप में मिल सकते हैं। तो वो होते हैं लिटरेरी सोर्सेज। तो सोर्सेज जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और एक लिटरेरी सोर्सेज, यानी एक हो गए पुरातात्विक स्रोत और एक हो गए आपके लिखित स्रोत। तो मेसोपोटामियाई सभ्यता के बारे में पुरातात्विक स्रोतों से भी जानकारी मिलती है और मेसोपोटामियाई सभ्यता के बारे में जानकारी लिखित स्रोतों से भी मिलती है। तो लिखित दस्तावेजों से भी इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। अब वो कौन से लिखित स्रोत हैं, उनको अगर देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सोर्स था वो था बाइबल। ठीक है, बाइबल के बारे में हम जानते हैं कि जो ईसाई लोग हैं उनका धार्मिक ग्रंथ है, उनके लिए वो पूजनीय है। तो बाइबल के प्रथम भाग, बाइबल का जो फर्स्ट पार्ट था, उसको कहते थे साथियों ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, उस ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक ऑफ जेनेसिस थी, उसमें एक शहर का उल्लेख किया गया। बाइबल का फर्स्ट पार्ट जो ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है, उस ओल्ड टेस्टामेंट के की एक हिस्सा है, एक कड़ी है जिसका नाम है बुक ऑफ जेनेसिस। उस बुक ऑफ जेनेसिस में सुमेर शहर का उल्लेख किया गया। और उल्लेख क्या था साथियों? तो सुमेर शहर को ईंटों से बने शहर के रूप में उल्लेखित किया गया था। तो बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सुमेर का उल्लेख ईंटों से बने शहर के रूप में किया गया था। तो साथियों, ये वो सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है मेसोपोटामियाई सभ्यता के बारे में। ठीक है, इसके अलावा साथियों, हमारी एनसीईआरटी की बुक में ना एक स्टोरी दी गई है जिसमें बताया है, जो बाइबल में लिखी गई है कि भाई बाइबल के अनुसार पृथ्वी के ऊपर, जो पूरी की पूरी पृथ्वी थी, उसके ऊपर जीवन नष्ट होने वाला था क्योंकि बाढ़ आ गई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब बाढ़ के बाद भी जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर ने एक व्यक्ति को चुना और उसका नाम था नोआ। ठीक है, इस मनुष्य को चुन लिया और इसके पास में एक बहुत बड़ी नाव थी। इस नाव के ऊपर इसने क्या किया, सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा, एक एक पैर रख लिया। ठीक, और बाकी जब बाढ़ की वजह से सारी चीज़ें नष्ट हो गई तो नोआ और उसकी नाव और उस नाव पे रखे हुए जीव जंतु यही बचे रह गए थे। ठीक है,
तो ये सुरक्षित रहे, इस प्रकार की कहानी बाइबल में मिलती है। साथियों, सेम इसी तरीके की मिलती जुलती एक स्टोरी मेसोपोटामियाई सभ्यता के साहित्यिक जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनमें भी मिलती है। ठीक है, अब बाइबल के अनुसार जो मनुष्य चुना गया था, जो हीरो था उस समय, वो नोआ था, लेकिन मेसोपोटामियाई साहित्य के अनुसार इस कहानी का मुख्य पात्र जो था उसका नाम था जियोशुद्र। ठीक है, उसको जियोशुद्रा के नाम से जाना गया, या उसको उतनापिस्टम के नाम से भी जाना जाता था। तो ये एक स्टोरी बाइबल में दी गई, और सेम इसी से मिलती जुलती स्टोरी मेसोपोटामियाई सभ्यता के जो पुराने या जो पारंपरिक साहित्य थे उसमें भी मिलती है। बस दोनों में कैरेक्टर का नाम अलग अलग है। बाइबल के अकॉर्डिंग उस कैरेक्टर का नाम था नोआ, जिसके पास बड़ी नाव थी और उसने सभी जीव जंतुओं का एक एक पैर रख लिया। बाढ़ की वजह से सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वो नाव बच गई, नोआ बचा और वो जीव जंतु बचे, और उसके बाद में जीवन फिर से पृथ्वी के ऊपर शुरू होता है। लेकिन मेसोपोटामियाई साहित्य क्या कहते हैं कि वो जो जो हीरो था, मुख्य पात्र था, उसका नाम था जियोशुद्र या फिर उतनापिस्टम। तो इसके चलते यूरोपियंस ने, क्योंकि अब यूरोप में ईसाई धर्म ज़्यादा फैला हुआ था, वहाँ के लोगों का ऑफिशियल रिलीजन है, तो इसके चलते क्या हुआ कि यूरोपियंस की दिलचस्पी मेसोपोटामियाई सभ्यता में लगातार बढ़ती जा रही थी, और वो बाइबल में जो और इंसिडेंट्स दिए गए थे मेसोपोटामिया के बारे में, उन इंसिडेंट्स की, उन कहानियों की खोज में मेसोपोटामियाई सभ्यता के जो क्षेत्र थे उनमें उत्खनन करवाते रहे। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हुई कि हाँ, हर चीज़ अक्षरश सत्य नहीं है। उसके बाद उन कहानियों की बजाय मेसोपोटामियाई सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी जुटाने पर जोर दिया गया। तो साथियों, ये वो पहला हिस्सा है। अब अगर हम बात करें वेस्ट एशिया की, तो हमने मैप को देख लिया। ठीक है, हमने उरुक के बारे में देख लिया, हमने बेबीलोन को देख लिया, दजला और फरात नदियाँ कहाँ हैं उनकी लोकेशन देख ली, इराक की लोकेशन देख ली, ईरान की लोकेशन भी हमने देखी, तुर्की की भी देखी, लेबनान, सीरिया को भी देखा, और हमने हड़प्पा सभ्यता की लोकेशन को भी देखा। तो साथियों, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे कुछ समय बाद काम आने वाली हैं। इसके अलावा अगर देखें तो अब हम बात करने वाले हैं मेसोपोटामिया और उसके भूगोल का, यानी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी मेसोपोटामिया की, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसी चीज़ को देखते हैं। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। ठीक है, हम इराक की बात क्यों कर रहे हैं साथियों? इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मेसोपोटामियाई सभ्यता के अवशेष जो हैं वो वर्तमान के इराक से मिलते हैं, इराक देश से मिलते हैं। तो इराक भौगोलिक विविधताओं से भरा देश है। ठीक है, इसके पूर्वोत्तर में हरे भरे ऊंचे नीचे घास के मैदान है। अब साथियों, ये बना लेते हैं हम अपना उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम। तो अब हम बात कर रहे हैं कौन से इलाके की? तो हम लोग बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर यानी उत्तर पूर्व की, हम इस इलाके की बात कर रहे हैं साथियों। ठीक है, तो कहा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हरे भरे घास के मैदान है। ठीक है, ऊंचे नीचे और हरे भरे घास के मैदान है, और यहाँ फसल के लिए स्वच्छ पानी के यहाँ झरने भी हैं, अच्छे पानी के, साफ पानी के यहाँ झरने भी मिलते हैं। और इसी के चलते यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है, और पर्याप्त वर्षा होने की वजह से यहाँ 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। तो साथियों, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इम्पोर्टेंट फैक्ट कैसे है? पहला सवाल, मेसोपोटामिया सभ्यता में खेती की शुरुआत कब हुई? तो ये टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, 7000 से 6000, 6000 से 5000, या 8000 से 7000, इस तरीके से। तो हम वहाँ सीधा सा टिक लगा देंगे कि 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के दौरान मेसोपोटामियाई सभ्यता में खेती की शुरुआत हो चुकी थी। दूसरा सवाल बनता है, मेसोपोटामियाई सभ्यता के किस भाग में खेती की शुरुआत हुई? तो मेसोपोटामियाई सभ्यता के पूर्वोत्तर यानी उत्तर पूर्वी भाग में खेती की शुरुआत होती है, और यहीं पे सबसे पहले खेती की शुरुआत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम उत्तर की। हम इस वाले इलाके की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उत्तर में क्या है? उत्तर में साथियों ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी है। स्टेपी क्या होता है? स्टेपी होता है साथियों घास के मैदान। तो ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में क्या है? ऊंची भूमि है, और साथ साथ स्टेपी घास के मैदान है। अब जब घास के मैदान है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पशुपालन बड़े पैमाने पे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन था। तो उत्तर में खेती भी होती थी और पशुपालन भी होता था, लेकिन पशुपालन
व्यापक स्तर पे होता था क्योंकि स्टेपी घास के मैदान थे, ठीक है। और इसलिए पशुपालन यहाँ आसानी से किया जा सकता था, भाई जानवरों को, पशुओं को घास मिल जाता था खाने के लिए। तो इसके चलते उत्तर में पशुपालन किया जाता था और पशुपालन ही खेती की तुलना में उत्तर में आजीविका का बड़ा साधन हुआ करता था। चलिए पूर्व की बात कर लेते हैं। पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में दजला नदी है, ठीक है। अब दजला नदी जो बहती हुई आ रही है, अभी हमने मैप को देखा था, मैप में दजला ऊपर वाली नदी है और फरात नीचे की तरफ है। तो ये जो दजला है ये बहती हुई नीचे आ जाती है और कई धाराओं में बढ़ जाती है। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र को क्रॉस करके ये ईरान में बहती हुई आगे निकल जाती है। तो पूर्व में दजला की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और इसके चलते ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का ये अच्छा साधन भी है। तो दजला नदी क्या करती है, दजला नदी जो है ईरान तक जाने के लिए, दजला और उसकी सहायक नदियाँ ईरान तक जाने के लिए एक जल परिवहन का साधन के तौर पे इस सभ्यता को महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो पूर्व में दजला और उसकी सहायक नदियाँ हैं जिनके माध्यम से ईरान जाया जा सकता है। उत्तर में क्या है, स्टेपी घास के मैदान है जिसके चलते यहाँ पशुपालन बड़े पैमाने पे होता है। और उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर भाग को अगर देखें तो यहाँ पे बारिश अच्छी होती है जिसके चलते 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के दौरान यहाँ पे खेती प्रारंभ हो गई थी। अब देखते हैं दक्षिणी भाग, क्योंकि हमें मुख्यतः दक्षिणी भाग के ऊपर ही चर्चा करनी है इस पूरे अध्याय में। तो दक्षिणी भाग की अगर बात करें, दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का विकास हुआ था। तो साथियों जो दक्षिणी हिस्सा है मेसोपोटामियाई सभ्यता का, अभी पढ़ा हमने कि इसको सुमेर और अकद के नाम से जाना जाता था। बाद में बेबीलोन जब एक बड़ा शहर बना तो बेबीलोनिया के नाम से जाना जाने लगा, ठीक। इसी हिस्से की अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा रेगिस्तानी इलाका था और इसी इलाके में सबसे पहले शहरों का या नगरों का उद्भव हुआ और उसी के चलते यहाँ पे लेखन कला का विकास हुआ। तो हमारे अध्याय का नाम था शहरी लेखन कला और शहरी जीवन। तो इन दोनों चीज़ों को हमें जानने के लिए मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को ही मूलतः पढ़ना पड़ेगा। अब कोई भी किसी के भी मन में सवाल उठ सकता है कि भाई रेगिस्तान है तो यहाँ शहर, लोग आके क्यों बसे, शहर क्यों बनना शुरू हुए, ये भी तो बात है ना। तो ये इस बात का एक छोटा सा जवाब ये है कि ये जो दोनों नदियाँ थी दजला और फरात, ये उत्तर से निकलती थी, पहाड़ों से निकलती थी और पहाड़ों से निकल के बहती हुई इधर दक्षिणी मेसोपोटामिया में आ जाती थी, ठीक है। अब इन नदियों में आती थी बाढ़ और जो पानी आता था, नदियों का जो पानी था, अब हम सब जानते हैं कि नदियाँ अपने साथ में उपजाऊ बारीक मिट्टी के छोटे छोटे कण ये सब लेके आती हैं जिसको हम कहते हैं सिल्ट। तो जब इन नदियों में बाढ़ आती थी तो ये अपने साथ बड़े पैमाने पे सिल्ट लेके आती थी और इस रेगिस्तानी इलाके में आके बाढ़ का पानी जब नदी के किनारे से बाहर जाना शुरू करता था तो वो सिल्ट आसपास के इलाकों में फैल जाता था। जैसे जैसे बाढ़ का पानी खत्म होना शुरू होता था वो सिल्ट डिपॉजिट हो जाता था इस रेगिस्तानी इलाके में, और जब बाढ़ का पानी एकदम सूख जाता था तो वो सिल्ट क्या करता था, इस रेगिस्तानी इलाके को एक उपजाऊ इलाके में तब्दील कर देता था। तो इसके चलते यहीं पे सबसे पहले हमें शहरीकरण और लेखन कला के विकास के साक्ष्य मिलते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आ रहा हूँ और ये क्योंकि पहली वीडियो है क्लास 11th की, तो देखिएगा और अपने साथियों को भी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत जल्दी हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड होने वाली हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।